से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, फिर प्रेम कुमार जी के पास आता हूं। प्रशांत जी, कैसे देखते हैं आप एक तरफ संविधान की लड़ाई जो अब सड़कों पे आ गई है, पहले भी सड़कों पे थी। आपने देखा लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी के एक नहीं बल्कि कई 4-4, 5-5 नेताओं ने साफ कहा था कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हमको संविधान बदलना है, और इस लड़ाई में बीजेपी पिछड़ गई। दूसरी तरफ आपने देखा कि उसी संविधान के जो कर्ता धर्ता कहें, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ उसी नाम से नहीं जाने जाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर की बहुत बड़ी भूमिका है सामाजिक सुधार में भी, और उनको लेकर जो बयान दिया गया, अमित शाह ने जो बयान दिया खुलकर सदन में, सदन के बाहर कुछ मंचों से बीजेपी के लोग या बाकी जैसी बातें करते रहे, ये हम लोग सुनते रहे हैं। उसको आधिकारिक तौर पर हम अपनी चर्चा में भी नहीं ला सकते, लेकिन यह आधिकारिक तौर पर चर्चा में आना जरूरी है और आया भी, ये बात आई। अब यहां से जो बातें आगे बढ़ी हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत यहां पर तगड़ी टक्कर देने की कोशिश में है, जुगत में है, और बहुत आगे निकलती हुई दिखाई भी दे रही है। वैसे में बेलगावी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है प्रशांत टंडन जी? आज जाते जाते भारत के सामने एक नई वैचारिक जमीन तैयार करके जा रहा है, और आने वाली राजनीति अब इसी नई जमीन पर होगी। तो हमने बुलडोजर, लिंचिंग, ये सारा कुछ देख लिया और इससे लोग उकता गए। अब एक नया जो राजनीतिक जमीन है वो तैयार हो रही। कैसी तैयार हो रही है? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में चेतना समाज में बहुत गहरी है, ऑलरेडी है, लेकिन अमित शाह के इस बयान के बाद से वो पूरी लहर जो है पूरे देश में फैल गई। कांग्रेस के अलावा कांग्रेस 27 को कर रही है, जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली बेलगावी में, लेकिन 28 तारीख को देश भर की अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशंस प्रोटेस्ट कर रही है। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में, उन्होंने उसकी घोषणा की। तो ये बहुत, और बाकी प्रोटेस्ट ऑलरेडी चल रहे हैं। इन सब में बीजेपी के सामने एक बड़ा सवाल छोड़ा है। अभी चर्चा आप कर रहे थे कि अमित शाह माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। हम लोगों ने कल ही एक पॉडकास्ट किया है जिसमें ये कहा है कि अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे, ना इस्तीफा होगा उनका, और क्यों नहीं होगा उसके कारण भी बताएं। बीजेपी इस रास्ते पे नहीं जाएगी जिस रास्ते पे उसको इस वक्त जाना चाहिए। बीजेपी के सामने बहुत दिक्कतें हैं। एक दिक्कत सबसे बड़ी है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे को देख नहीं पा रही है अध्यक्ष के तौर पे, और मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी परेशानी का कारण बने हुए हैं। उनके अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं जो कि ब्राह्मण है, और उनकी सारी जो दलित के पक्ष में कही गई बातें निराधार हो जाती। जब आप महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाते हैं फडणवीस को, जेपी नड्डा आपके अध्यक्ष हैं। हालांकि वह खोज हो रही है कि नया अध्यक्ष किसको बनाया जाए। बेलगावी में एजेंडा कांग्रेस के सामने क्या हो? देखिए, बीजेपी की पॉलिटिक्स को अगर हम समझे तो बीजेपी मूलतः मनुवाद की पॉलिटिक्स करती रही है। उसका चेहरा हिंदू मुसलमान होता है, कहीं मस्जिद होती है, कभी कुछ और होता है, कभी 3 तलाक होता है, कभी ऐसे इश्यूज आते हैं, लेकिन जो उनका मूल मकसद है वो सामाजिक स्थायित्व की तरफ है जी। और उसमें नरेंद्र मोदी ने 2014 में एक नया प्रयोग किया जो आरएसएस भी नहीं कर पाई थी, जो बीजेपी के पुराने नेता अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी भी नहीं कर पाए थे। वो 2014 में आया कॉर्पोरेट मनुवाद, और उस कॉर्पोरेट मनुवाद के पास एक बड़ा हथियार है। उसने मीडिया लगाया अपना, मीडिया में इन्वेस्टमेंट किए, टीवी चैनल खोले, जो टीवी चैनल चल रहे थे उस पर कब्जा किया, सरकार की मदद से कब्जा किया, ईडी सीबीआई लगाए कब्जा किया, और टीवी चैनलों को उन्होंने खरीद लिया। अब वो टीवी चैनल जो हैं वो कॉर्पोरेट मनुवाद का असली चेहरा है। आप उनको, उनके कंटेंट को देखिए, वो एंटी रिजर्वेशन है, वो एंटी दलित हैं, वो एंटी ट्राइबल भी हैं,
किस तरीके का मजाक उड़ाया था हेमंत सोरेन का, हम लोग हमको सबको याद है। जी। तो ये नरेंद्र मोदी का जो आइडियोलॉजी वो ये है, कॉरपोरेट मनुवाद। अब इसका जवाब जो है राहुल गांधी ने पिछले कुछ वर्षों में दिया है कि किस तरीके से वो आर्थिक मोर्चे पर, सामाजिक मोर्चे पर एक नई सोच कांग्रेस को दे रहे हैं। बेलगामी में इन सब सोच का एक व्यापक फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए, जी। जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन को भी आप सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए कैसे कस्टमाइज करते हैं। मुझे लगता है कि बेलगावी में ये एजेंडा कांग्रेस के सामने है, और वहां से कांग्रेस जब निकल कर आएगी तो एक वैचारिक विकल्प राजनीतिक फ्रेमवर्क के साथ, ग्राउंड फोर्स के साथ वो देगी। जैसा कि शकील जी बता रहे थे कि वहां पे संगठन का भी बात होनी है। संगठन में बात क्या होनी चाहिए कि किस तरीके से आप चुनावी रणनीति को, किस तरीके से आप सोशल प्लेटफॉर्म पे, और किस तरीके से आप सामाजिक न्याय का जो की अवधारणा है जो राहुल गांधी लेकर चल रहे हैं, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन कैसे तब्दील की जाए। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो वहां पे आएगा, जो बीजेपी के लिए गले की फांस है, वो है जातिवार जनगणना और 50% से ऊपर की आरक्षण की लिमिट को हटाना। बिल्कुल। ये दो फैसले पर बीजेपी अपनी राय स्पष्ट नहीं कर पाएगी, और सारा झगड़ा इस वक्त जो भी हो रहा है, जो खींच निकल गई अमित शाह के मुंह से, उसका जो मूल है वो दो बातें हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी वहां पे और जातिवार जनगणना का सवाल। जी राजीव। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्या हो सकता है। जरा प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं जल्दी से, फिर हेमंत जी आपके पास आता हूं। प्रशांत जी, क्या आपको लगता है अंबेडकर का मुद्दा अगर इसको कांग्रेस पार्टी अपने इस अधिवेशन में लेकर आती है कि इसको आगे बढ़ाना है, तब क्या देखते हैं आप? क्या आने वाले समय में देश की सियासत में आप कुछ बदलाव देखेंगे? देखिए, अभी एक जो डेवलपमेंट हो रहा है वो क्या है, 28 तारीख को जो पूरे देश में अंबेडकरवादी संगठन विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध केवल बीजेपी से नहीं है, उनका विरोध एनडीए के पार्टनर नीतीश कुमार पे भी है, चंद्रबाबू नायडू पे भी है, चिराग पासवान पे भी है कि आप जवाब दो, आप क्यों खामोश हो। तो दबाव उन सब पे पड़ रहा है अब कि जो खामोश हैं, मायावती को मजबूरन आना पड़ा इस पे, क्योंकि वो इस मुद्दे को छोड़ नहीं सकती थी, उनकी पार्टी का वजूद का सवाल था। लेकिन उन्होंने भी एक बीच का रास्ता निकाला कि वो इस्तीफा नहीं मांग रही है, वो माफी मांग रही है। देखिए, आरएसएस और अंबेडकर, या अंबेडकर की जो अंबेडकरवाद है, जिसको अंबेडकर की चेतना आप कहें, उसका टकराव हर साल नागपुर में होता है। वही होता है दीक्षा भूमि में जहां हम लोग गए थे चुनाव के वक्त। जी। एक तरफ तो विजयदशमी में मोहन भागवत या आरएसएस का जो भी चीफ होता है वो पूरे देश को संबोधित करता है, अपने समर्थकों को संबोधित करता है, लेकिन वो आजकल वो पूरे मीडिया में उसका विमर्श होता है, लोग उस पर लेख लिखते हैं। दूसरा एक और बात होती है वहीं पे दीक्षा भूमि में, उसी विजयदशमी में लाखों लोग जमा होते हैं। उसका विजयदशमी से सीधा ताल्लुक नहीं है। वो ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक ने उस दिन बुद्धिज्म ग्रहण किया था, इसलिए वहां पे वो जमा होते हैं। और उसी दिन 14 अक्टूबर को 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने भी जो है वो बुद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो विजयदशमी के दिन वहां पे ये दो विचारधाराओं की टकराव हर साल होती है, और अब इस विचारधारा का जो टकराव है वो सामने है, और ये अब एक राजनीतिक रूप लेगा। मुझे उम्मीद है कि बेलगामी से जो कांग्रेस निकल कर आएगी तो वो एक नई कांग्रेस होगी, और वो सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर मुखरता के साथ आगे बढ़े। क्योंकि अभी हम खड़गे जी को, राहुल गांधी को देखते हैं, या कांग्रेस के प्रवक्ता उस लाइन को लेते हैं जो वो मीडिया से मुखातिब होते हैं, लेकिन बाकी नेताओं में भी वो असर कम दिखाई देता है। दूसरी बात
एक और चीज पे जो एक बात पे जो विमर्श हो रहा है कानून विदों के बीच में, वो ये हो रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। तो पार्लियामेंट के अंदर के शब्द तो कोर्ट की परिधि के बाहर है, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर जो बीजेपी के नेता उसको सपोर्ट कर रहे हैं अमित शाह को, उसको लेकर वो SC/ST एक्ट के दायरे में लाना चाहते हैं। और इस पे भी विमर्श चल रहा है कि इसको कैसे SC/ST एक्ट में लाया जाए जी ताकि अमित शाह की कानूनी जवाबदेही भी वहां पे तय हो। जी राजू जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कैसे ये